नमस्कार दोस्तों, टीकेफी टीचिंग स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है यहाँ पर शुरू करने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स। ओनली इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, परेशानियां हमारी कमजोरियां नहीं साबित करती, बल्कि हमें यह बताती हैं कि हमें अभी और कितनी मेहनत करनी है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो है अपना चैप्टर बाय चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले चैप्टर वन यहाँ पर जो हम लोग प्रारंभ करेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम। तो सबसे पहले इसमें आपको थोड़ा सा परिभाषा जान लेनी चाहिए। आवेश किसे कहते हैं? चलिए आवेश पर दोस्तों चलते हैं। आवेश की परिभाषा क्या है? आवेश के बारे में हम सब लोगों ने पहले सुन रखा है। चलिए सीधे सीधे टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ परिभाषा देखिए आवेश की। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं घटती हैं। उसे आवेश कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं घटती हैं, उसे क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धनावेश, नंबर दो ऋणावेश। चलिए इस पर हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं। हम लोग सीधे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे और आवेश का क्वांटीकरण। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आइए सीखते हैं। सभी आवेश, संसार में जितने आवेश होते हैं, सभी आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होते हैं। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे E + 2E + 3 इस तरह से डॉट डॉट आप लिख सकते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण परिभाषा लिखने के लिए परीक्षा में आती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सभी आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होते हैं। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आप एग्जाम्पल में जैसे E + 2E + 3 आप दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सीधे चलेंगे कूलाम के नियम पर। तो यहाँ पर आप जो है कूलाम का नियम पढ़िए। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम है किसी स्थिर, दो स्थिर आप ऐसे कह दीजिए,
कि दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तथा बल की दिशा, बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। चलिए इसको अब समझते हैं। जैसे दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी यहाँ पर R हम लोग मान रहे हैं। इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F है। तो यहाँ F की चर्चा की जा रही है दोस्तों कि F दोनों आवेशों के गुणनफल, जैसे Q1 और Q2 का गुणा कर दिया जाए तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती को प्रोपोर्शनल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए कहा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। भाई आवेश है, अगर समान आवेश होगा तो आकर्षण बल लगेगा, विपरीत आवेश होंगे, समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण बल काम करता है, और विपरीत आवेश होते हैं तो आकर्षण बल काम करता है। जैसे यहाँ पर देखो प्लस प्लस होगा तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा, अब माइनस प्लस होगा तो इनके बीच में आकर्षण बल काम करेगा, इस तरह से। तो वही बात यहाँ कही जा रही है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों, यहाँ दो आवेश हैं, दोनों आवेशों, ये दो आवेश देखो लिख रखा है, दोनों आवेशों के गुणनफल। अब इसका यहाँ गुणा कर दिया गया Q1 Q2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती माने प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, उनके बीच की दूरी क्या है, R है, तो इसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती कहें तो 1/, में लिखते हैं 1/r²। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और यह प्रोपोर्शनल 1/r², ये दो नियम है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। यहां पर लिखते हैं कि दोनों नियमों को मिलाने पर, को मिलाने पर जब मिला देंगे बच्चों तो हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r²। जब यहां से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक मिलता है K, Q1 Q2 अपान r², या फिर इसको आप इस तरह से लिखते हैं 1/4πε0 इंटू K और Q1 Q2 अपान r²। जहां ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है, जहां K क्या है, निर्वात की, जहां K परावैद्युतांक, निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, यहाँ पर 1 रख देंगे, K की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/4πε0 हो गया Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, तो ये आपका आ गया बल का सूत्र। ठीक है, यह बराबर 1/4π, यहाँ पाई ठीक से बना दीजिए, πε0 Q1 Q2 अपान r²। तो बच्चों यहाँ पर ε0 क्या है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है।
इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। इसका मात्रक भी इंपॉर्टेंट है, मात्रक भी आप लोग याद रखिएगा। मात्रक होता है इसका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग फाइंड करेंगे एप्सिलॉन जीरो का मान और मात्रक, ठीक है। चलो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, ये पूछा जाता है निकालने के लिए। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने फार्मूला फाइंड किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ हम लोग करेंगे क्या, इस सूत्र में एप्सिलॉन जीरो भी यहाँ उठा कर रख देंगे और यह को आप यहाँ उठा कर रख देंगे तो बन जाएगा। चलिए करते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई एफ हुआ क्या, एप्सिलॉन जीरो यहाँ कर दिए, एफ यहाँ उठा कर दिए नीचे। अब बाकी से सारी चीजें वही रहने दीजिए आप। तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकालेंगे। गिनतियों का मात्रक नहीं होता, 1/f माने बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे। आवेश मतलब आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम और फिर एक आवेश है तो उसका मात्रक भी कूलाम ही लिखेंगे। और दूरी को हम लोग मात्रक मीटर लिखते हैं, दूरी का मात्रक मीटर। तो स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लगा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हम लोगों ने निकाल लिया कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ गया हम लोगों का मात्रक एप्सिलॉन जीरो का। अब हम लोग एप्सिलॉन जीरो की बीमा निकालेंगे। बीमा यहाँ पर देखिए मात्रक से ही बीमा निकालेंगे। कूलाम की बीमा बच्चों 80 होती है। कूलाम की बीमा क्या होती है 80। तो 80 पर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे बटे न्यूटन माने बल की बीमा होती है m/t-2। थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अब मीटर की बीमा होती है L, तो स्क्वायर लगाया तो ऐसे स्क्वायर लगाएंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लिख दिए A2T2 और यहाँ सॉल्व कर रहे हैं आगे। तो m यहाँ पर L1 है, यहाँ L2 है, तो यहाँ पर 2L और 1L मिलकर L3 हो गया और t-2। अब इसको हम लोग ऊपर ले चलेंगे। m ऊपर जाएगा तो m-1, L ऊपर जाएगा तो L की घात -3। जो घातें नीचे पॉजिटिव होती हैं ऊपर ले जाने पर निगेटिव हो जाती हैं। अब ये निगेटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी T2 हो गया और एक T2 यहाँ पहले से है, यहाँ हो जाएगा T4 और A यहाँ पर जो है लास्ट लिखते हैं। ये m-1 L-3 T4 A2। ये हो गई एप्सिलॉन जीरो की बीमा हम लोगों ने फाइंड कर ली है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे एप्सिलॉन जीरो का मान। एप्सिलॉन जीरो का मान कैसे निकालते हैं बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का मान। तो 1/b हम लोग एफ का फार्मूला निकाले थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। चलिए तो एप्सिलॉन जीरो यहाँ करिए आप जो है। इसमें जो है इस फार्मूले में थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 9.0 गुणे 10⁻9। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे हम लोग निकाल लेंगे एप्सिलॉन जीरो का मान। इस वैल्यू को आप नीचे कर दीजिए जैसे उसमें किए थे 1/4 पाई। अब गुणे इसको नीचे कर देंगे 9 गुणे 10⁻9। अब एप्सिलॉन जीरो यहाँ कर दीजिए। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर आ गया हम लोगों के पास बच्चों 4 पाई। पाई का मान हम लोग यहाँ रखेंगे 3.1। यहाँ पर कैसे किए बताइए। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट किए, देखो अब एप्सिलॉन जीरो को यहाँ ले गए तो यहाँ रख दिया हमने। एप्सिलॉन जीरो यहाँ कर दिया, इसको हमने नीचे कर दिया। अब बन गई पूरी गिनती। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बच्चों। चलिए अब देखिए। तो पाई मान यहाँ रख दिए 4 × 3.14 × 9 × 10⁻9। अब सबको मल्टीप्लाई करके एक में डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। 1/, इसका गुणा कर रहे हैं देखिए 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 5, 4 × 3 = 12,
और 2 अंक पर दशमलव लग गया। 9 गुणे 10 घात 9। अब 9 हम लोग क्या करेंगे, 9 का गुणा कर देंगे 12 पॉइंट जो है इसमें 9 में, 9 छक 54, 9 से 45, 5 49 और 9 दूना 18, 18 5 23, 18 4 9 छक 54, 9 से 45 4 49, 9 दूना 18, 18 4 22, 9 कम 9 2 11, अब गुणे 10 घात 9। यहाँ पर तो 2 अंक दशमलव हो जाए। अब आपको हमको भाग देना है इसमें एक में इस वैल्यू से भाग देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। देखो बच्चों, इस दशमलव को हम यहाँ लेकर के आते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसमें गुणा कर दो। यहाँ 2 अंक दशमलव है, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। जब 100 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तब साइलेंट 0 बराबर यहाँ 100 एकम 100 हो गया और बटे 100 से गुणा करेंगे दशमलव हट गया 112 94 गुणे 10 घात 9। अब आपको क्या करना, भाग दे देना, ठीक है, भाग दे दीजिए। 100 में 112 94 से भाग दे देंगे 100, हाँ 112 94 11,294 भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, यहाँ पर दशमलव लगा दिए, 0 बढ़ाए, अभी जाएगा भाग, नहीं जा रहा है, 1 0 बढ़ाइए, 10,000 हो गए ना, अभी भी नहीं जाएगा, 0 और बढ़ाइए तो अब जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 चौक 32, 8 9 72 3 75, 8 9 16, 16 और 7 23, 8 एकम 8 10, 8 एकम 8 9, यहाँ पर भाग हो गया। उधार लेंगे, यहाँ 10 हो गए, 10 में 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4, यहाँ 9 में से 3 गए 6, यहाँ 9 में से 0 गया 9, ये 9 में से 9 गया कट खत्म। अब दशमलव लगा है 0 बढ़ा लेंगे, फिर 8 बार फिर जाएगा, 8 बार ले जाएंगे तो वही वैल्यू फिर आएगी, घटाइए, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 7, 7 में 5 गए 2 3 नहीं, यहाँ 4 में से 3 गए 1 6, ये खत्म हो गया। दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिए, कई बार जाएगा 11 चौक 44, 5 बार ले जाते हैं, 4 बार ले जाते हैं, 5 चलो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 9 45 2 47, 5 9 10, 4 14, 5 एकम 5 6, 5 एकम 5 चला गया। तो बस करिए, इससे ज़्यादा आप मत ले जाइए। तो यहाँ पर वैल्यू आपने फाइंड कर लिया 0.00885। अब गुणते इसको आप ऊपर ले आइए, 10 घात 9 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको आप ऊपर ले गए यहाँ पर तो माइनस में हो गया। अब इसको मानक रूप में लिखिए, इस दशमलव को यहाँ ले जाइए तो यहाँ लिखेंगे 8 1 अंक 2 अंक 3 अंक ले गए तो 8.85 3 अंक ले गए, 10 घात -3 और लिख देंगे, 10 घात -9 पहले से है तो साइलेंट 0 आ गया, 8.85 गुणे 10 घात 9 3 12, ठीक है। इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने बच्चों फाइंड किया साइलेंट 0 का मान, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट IMP बोर्ड परीक्षा हेतु जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए बलों के अध्यारोपण सिद्धांत में कहा जा रहा है यदि कोई निकाय हो उसमें कई आवेश हो, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर कोई आवेश Q है, इस पर जो है कई आवेश बल लगा रहे हैं, जैसे Q1 Q2 Q3, बहुत सारे आवेश हैं, मान लीजिए Qn, R1 इसकी दूरी, R2 R3 Rn। तो कोई निकाय है, निकाय में कई आवेश हैं और वो सभी आवेश किसी एक आवेश पर बल लगा रहे हैं। तो देखिए इसका बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि किसी निकाय में
निकाय में यदि किसी आवेश पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उन पर लगने वाला परिणामी बल सभी बलों के योग के बराबर होगा। यही बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहा जा रहा है किसी निकाय में यदि किसी आवेश पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उन पर लगने वाला परिणामी बल सभी बलों के योग के बराबर होता है। मतलब यह वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट Fn वेक्टर। ये हो गया आपका बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे।